वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। जेलसी यानी ईर्ष्या यानी जलन, जो शुरुआत से लेकर अब तक रिश्तों को हमेशा से कमजोर करती आई है, लेकिन बहुत ज़रूरत है अपने रिश्तों को स्ट्रांग बनाने की, क्योंकि हर मोड़ पर चाहे कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी मुश्किल हो, हमारे ये रिश्ते ही हमारे काम आते हैं। तो इस बात को हमें कभी नहीं भूलना चाहिए और साथ ही साथ रिश्तों में मिठास को घोलने की हमेशा कोशिश करनी चाहिए। तो किस तरह से जलन को यानी जेलसी को हम रिश्तों से दूर कर सकते हैं, इसी के बारे में आज हम बात करेंगे अपने एक्सपर्ट डॉक्टर प्रतिभा आनंद सिंह के साथ। डॉक्टर प्रतिभा, वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच। डॉक्टर प्रतिभा, जेलस होने के एक रिश्ते में काफी सारे कारण होते हैं। जैसे कोई भी बात होती है तो बिना किसी वजह के नहीं हो सकती, उसी तरह से अगर हम किसी से जेलस फील करते हैं सामने वाले से, तो जरूर कोई कारण होता है। तो क्या फैक्टर्स हैं जो एक रिश्ते में जेलसी को क्रिएट करते हैं? नमिता, मैं कहूँगी कि जेलसी जो है वो बेसिकली एक इमोशन से ज़्यादा एक स्टेट ऑफ माइंड है। ये बेसिकली एमिनेट होती है, उत्पन्न होती है जब कोई व्यक्ति अपने आप में अंदर कुछ आत्मविश्वास की कमी रखता है या किसी तरह की कोई इनसिक्योरिटी रहती है उसे अपने आप को लेकर के। तो ऐसे में क्या होता है, दूसरे व्यक्ति के पास कोई चीज़ है और हम अपने आप को कॉन्स्टेंटली कंपेयर कर रहे हैं, इनसिक्योर हैं, तो हम नेचुरली दूसरे व्यक्ति की चीज़ को देखकर ईर्ष्या करने लगते हैं। हो सकता है इसमें दूसरे और साइकोलॉजिकल फैक्टर्स भी हों कि हम समय से जल्दी बहुत ज़्यादा बहुत कुछ पाना चाहते हैं, बहुत कुछ अचीव करना चाहते हैं। दूसरे व्यक्ति के पास आ गया अगर या है तो उसको देख करके हमें ईर्ष्या हो सकती है, हमें महसूस हो सकता है। रिश्तों में ईर्ष्या के कई तरह के कारण होते हैं, जैसे लव, अफेक्शन एंड एफिलिएशन। हर व्यक्ति की एक प्राइमरी नीड होती है, अगर पूरी तरह फुलफिल नहीं हो रही, अटेंड नहीं हो रही, किसी और को वो ध्यान मिल रहा है, अटेंशन मिल रही है, जिसका बेसिस अगेन इनसिक्योरिटी है, तो नेचुरली हमें जेलसी की फीलिंग, ईर्ष्या की फीलिंग महसूस होती है। राइट, क्योंकि कभी भी जब हम किसी को खुद से कंपेयर करने की कोशिश करते हैं या खुद को किसी और से कंपेयर करने की कोशिश करते हैं, तब हमें कहीं ना कहीं जेलस फील होता है। और कहीं ना कहीं अगर सामने वाला हमसे अच्छा दिख रहा है, फिजिकल एट्रीब्यूट्स की बात की जाए, और तब भी हमें जेलसी हो जाती है। देखा जाता है कि फीमेल्स में ज्यादातर जेलसी हो जाती है। इसके बारे में और बातचीत करेंगे, लेकिन इससे पहले बात करते हैं कॉलर के साथ। हेलो, अभी अंजलि हमारे साथ फोन लाइन पर बात करेंगी। जी अंजलि, लगता है अंजलि का संपर्क हमसे टूट चुका है। अभी रीना हमारे साथ फोन लाइन पर है। जी रीना। हेलो, गुड आफ्टरनून रीना। गुड आफ्टरनून मैम। बताइए क्या पूछेंगी आप? पता नहीं मैम, पहले तो मैं इग्नोर कर देती थी, घर में कुछ भी बात होती थी, और अब मुझसे सहन ही नहीं होता वो बात, कुछ भी हो घर में, जैसे मन से निकल ही नहीं पाती। मैरिड है आप? मैं दिल्ली में रहती हूँ मैम। आप शादीशुदा हैं? हाँ जी। कितने साल हुए आपकी शादी को? 20 साल हो गए हैं। 20 साल हो गए इनकी शादी को। इन्होंने कहा पहले तो इग्नोर कर देती थी, लेकिन अब छोटी छोटी बात पे इन्हें भी गुस्सा आ जाता है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं जब 20 साल इतना ज्यादा वक्त गुजर जाता है तो चीजों को कंट्रोल करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो क्या कर सकते हैं? इसमें ऐसा लग रहा है कि नमिता शायद चिड़चिड़ापन बढ़ रहा है जिंदगी में। उसके 20 साल की शादी के बाद घर परिवार, कोई एक व्यक्ति विशेष की तरफ इन्होंने इशारा नहीं किया है, घर में इन जनरल रिश्तों को, चीज़ों को डील करने में चिड़चिड़ापन बढ़ रहा है। उसकी एक मेन वजह हो सकती है कि कभी कभी लोग, अगर खास तौर पे हाउसवाइफ हो या इवन वर्किंग भी हो, अगर बड़े मोनोटोनस पैटर्न पे लाइफ को जी रहे हैं और चला रहे हैं, अपनी इच्छाओं को मार रही हैं। खास तौर पे जो विमेन है उनमें एक टेंडेंसी होती है कि अपनी नीड्स को, अपनी इच्छाओं को नजरअंदाज करना, सैक्रिफाइसेस ज्यादा करना, इग्नोर करना, और शायद कोई और परिवार में पूछता भी नहीं है कि तुम्हारी क्या निजी नीड्स हैं, आपकी अपनी क्या पसंद नापसंद इच्छाएं हैं। तो उनको बहुत समय से इग्नोर करते करते, सबके लिए चीजें करते करते, एक पॉइंट के बाद इंसान, कोई भी व्यक्ति होता है, वो चिड़चिड़ा होने लगता है। देयर इज अ फ्रेज व्हिच सेज इवन द लास्ट स्ट्रॉ ब्रेक्स द कैमल्स बैक। बहुत भर गया, उसके बाद इतनी सी चीज, एक तिनका भी रखेंगे तो वो कैमल का बैक चला जाएगा। उसी तरीके से हमारी इमोशनल स्थिति भी इसी तरीके होती है, बहुत समय तक लेते रहते हैं, फिर वी गेट टू टेंड टू रिएक्ट टू इवन द स्मॉलेस्ट ऑफ द थिंग्स एंड स्मॉलेस्ट ऑफ द इश्यूज इन लाइफ। एग्जैक्टली। तो बहुत जरूरत होती है अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को कायम रखने की। अपने इमोशंस के साथ कभी खेलिए मत, उनके साथ खिलवाड़ मत होने दीजिए। हाँ, मैं मानती हूँ फैमिली के लिए कुछ एक एडजस्टमेंट्स करनी बहुत जरूरी होती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि खुद के इमोशंस को हमेशा कंट्रोल किया जाए। तो कोई भी चीज है, अपनी इच्छाओं को पूरा करने की कोशिश कीजिए। जो जिंदगी में आप चाहती हैं वो बनकर दिखाइए और उसे करने की भी कोशिश कीजिए, बिकॉज कोशिश आखिर में आपको जीत जरूर दिलाती है। अभी बात करेंगे एक और कॉलर के साथ। शिवानी हमारे साथ वो लाइन पर हैं दिल्ली से। जी शिवानी। हेलो हेलो शिवानी, आप हमारे साथ हैं? हेलो जी, गुड आफ्टरनून शिवानी। मैम नमस्ते। नमस्कार, बताइए। हेलो। हाँ जी मैम। मैम एक्चुअली मैं एक्चुअली ना बहुत। हेलो हेलो, आपकी आवाज हम तक आ रही है, बताइए क्या सवाल है आपका? 8-9 महीने हुए हैं।
जी मेरी शादी को अभी 8-9 महीने हुए हैं जी। और है ना, मेरी उनकी सास में अंडरस्टैंडिंग नहीं बैठ पा रही और इस कारण हमारी पूरी फैमिली में बहुत परेशानी हो रही है। वो हमें ना बाहर मतलब हमको साथ घूमने नहीं देती जी और मतलब घूमने नहीं जाने देती और कुछ भी मतलब हम करते हैं तो उन्हें पसंद नहीं आता और एडजस्ट नहीं हो पा रहे और सब उन्हीं की बात मानते हैं। ओके, आपके हस्बैंड भी उन्हीं की बात मानते हैं, आपकी बात नहीं सुनते? उनको कोई कुछ कह नहीं सकता। ओके चलिए, इन्होंने कहा कि सास के साथ इनकी अंडरस्टैंडिंग नहीं बैठती है। वैसे बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो शादी के बाद, सबसे पहले मैं कहती हूँ कि अपनी सासू माँ के साथ ही एडजस्ट करना पड़ता है, उसके बाद हस्बैंड के साथ। तो कैसे एडजस्टमेंट हो सकता है? इसमें जो ये बता रहे हैं, कहीं कहीं फैमिलीज़ में थोड़ा सा एक पैथोलॉजिकल ट्रेंड के लेवल तक भी हो सकता है या थोड़ा सा डिविएटेड सा ट्रेंड होता है, जिसमें कि मदर इन लॉ एक एक्सेसिव लेवल तक बच्चे की मैरिड लाइफ में इंटरफेयर करते हैं कि उनके आना जाना, घूमना फिरना, मिलना जुलना, सब चीज़ में उनका एक से रहता है, ये वो डिसाइड करते हैं। तो अगर बहुत ज़्यादा लेवल तक उस तरह की परेशानी है तो भी एक मेजर पारिवारिक परेशानी है, जिसमें इनको एक विश्वसनीय व्यक्ति के साथ बैठ के बातचीत करके मसले को कुछ हद तक एक बेहतर कम्युनिकेशन फैमिली में, पर्टिकुलरली विद हर मदर इन लॉ, कि ये इश्यूज हैं, ये परेशानियां हैं और उनका सही रोल क्या बनता है, उस लेवल तक चीज़ों को ले जाके समझने की ज़रूरत है। या फैमिली काउंसलर वगैरह से भी मदद ली जा सकती है। पर एट द सेम टाइम अगर हम सोचें कि कभी कभी ऐसा होता है कि परिवार का एक चीज़ों को करने का और जीने का, ज़िंदगी का एक तरीका है, आप नए व्यक्ति की तरह परिवार में एंटर हुए हैं तो उसके साथ हम भी एडजस्ट नहीं कर पा रहे होते, तो ऐसे में डेफिनेटली इनको चाहिए कि पहले ये एक्सपेक्टेशन भी अपनी तुझ कम करें कि तुरंत मेरी सब इच्छाएं जो भी अपने हिसाब से हैं वो सब पूरी होंगी। पहले सबको समझिए, इंडिविजुअली सबको समझिए, सबका विश्वास हासिल कीजिए। और विश्वास हासिल करने का तरीका ये होता है कि अच्छा कम्युनिकेशन कीजिए, उनकी मर्जी, उनकी इच्छाओं को ध्यान में रखते हुए चीज़ों को प्लान कीजिए, ऑर्गेनाइज कीजिए। इमीडिएटली कुछ नहीं होगा, आपको धीरे धीरे हर चीज़ के लिए अपने लिए स्पेस बनाना पड़ेगा। उस परिवार में अपना एक इम्पॉर्टेंट रोल लेना पड़ेगा, एक इम्पॉर्टेंट स्पेस बनाना पड़ेगा, पोजीशन बनानी पड़ेगी। और उसके बाद जो भी आप कहेंगे सब सुनेंगे, आपके हस्बैंड भी सुनेंगे, आपकी मदर इन लॉ भी सुनेंगे और आपके इच्छानुसार बहुत कुछ होगा। चलिए, तो बहुत ज़रूरत है यहाँ पर अपने घर वालों का विश्वास जीतने की। जिस दिन आपने उनका विश्वास हासिल कर लिया उस दिन सारी चीज़ें आपके हक में होंगी और अकॉर्डिंगली आप उन्हें मैनेज भी कर पाएंगी, मॉड्यूल भी कर पाएंगी। अभी बात करेंगे एक और कॉलर के साथ। श्वेता हमारे साथ फोन लाइन पर है। जी श्वेता। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून श्वेता। मैम, मैंने एक क्वेश्चन पूछना था मैम से जी। कि जैसे मेरी शादी हुई है तो मेरी जेठानी मेरे साथ इतनी जेलसी उसने रखी है कि उसकी जेलसी से मेरी जेलसी क्रिएट हो गई। और मैं ना चाहते हुए भी मतलब इतनी जेलसी, मतलब अच्छा भी नहीं लगता कि मैं क्यों इतना इरिटेट होती हूँ। बहुत मतलब टेंशन। किन बातों को लेकर जेलस फील करती हैं आपकी जेठानी? वो जैसे ये तो रूप रंग भगवान का दिया हुआ है, तो जैसे थोड़ा कॉम्प्लेक्शन का डार्क है, मेरा फेयर है, इस चीज को लेके मेरी क्वालिफिकेशन उनसे बेटर है, इसलिए मेरे हस्बैंड अच्छे रैंक पे हैं, इसलिए मतलब हर बात पे, छोटी छोटी बात पे इतनी ज्यादा जेलसी है उनके अंदर कि मतलब उनकी जेलसी इतनी ज्यादा बढ़ गई कि मतलब देख देख के पसंद नहीं करना, तो उनको देख देख के मेरे अंदर भी यही चीज क्रिएट होनी शुरू होगी और मुझे अपने आप पे ऐसी हीन भावना आती है कि मैं क्यों उनसे जेलस हो रही हूँ। चलिए, आपके सवाल का जवाब जरूर देंगे और चाहेंगे कि आपके रिश्ते मजबूत हो जाएं आपके और आपकी जेठानी के बीच में, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद तो कहीं मत जाइए, देखते रहिए कॉल फॉर केयर। अगर आपको ज़िंदगी में कभी किसी से जलन फील होती है, खास करके ऐसा फैमिली मेंबर्स के खुद के बीच में ही होता है, और खास करके जब एक लड़की नए घर में जाती है, उसे एडजस्ट करने में प्रॉब्लम्स आती हैं, तो कई बार सामने वाला उससे जलन फील करने लगता है, उसके पहनने से, ओढ़ने से या उसके बात करने से, या फिर उसे भी किसी से जलन फील हो सकती है। तो सबसे पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आप खुद से कितना प्यार करते हैं। जिस दिन आप खुद से प्यार करने लगेंगे, खुद को इंपॉर्टेंस देने लगेंगे, उस दिन आप देखेंगे कि आपको सामने वाले से कभी जलन होगी ही नहीं। वैसे ब्रेक में जाने से पहले हमसे श्वेता ने सवाल किया था कि उनकी जेठानी छोटी छोटी बात को लेकर उनसे जलन फील करती हैं, तो बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं ये बातें। क्या कर सकती हैं इस केस में अपने रिश्तों को मजबूत करने के लिए? श्वेता जी, मैं आपसे कहना चाहूँगी कि आपको ये समझना ज़रूरी है कि आप एक अलग इंडिविजुअल हैं, एक अलग व्यक्ति हैं, आपका एक अपना व्यक्तित्व है, आपकी अपनी तरह की खूबियाँ हैं, अपनी तरह की लिमिटेशंस या कुछ कमियाँ भी हो सकती हैं। आपको इससे प्रभावित होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि कोई व्यक्ति आपसे किस लिए और क्यों जल रहा है। अगर किसी को जलन है या मान लीजिए किसी को जेलसी है भी, आप उससे प्रभावित होकर अपना व्यवहार उसी
हिसाब से कर ले, या आप भी उनकी चीज़ों से ईर्ष्या करने लगे या महसूस करने लगे कि मुझे भी कंपैरिजन की ज़रूरत है, तो ऐसा बिल्कुल आवश्यक नहीं है। ये तभी होता है जब हमें अपने ऊपर सेल्फ डाउट होता है। आपको ज़रूरत है अपने आप को एश्योरेंस देने की कि मेरे पास जो है, जितना है, वो सब कंप्लीट है या एडिक्वेट है मेरे लिए, और जो चीज़ें कमियां हैं उसको मुझे इम्प्रूव करना है। किसी के पास मुझसे कुछ और अच्छा होगा, कुछ कम होगा, उसके लिए कंपैरिजन की आपको ज़रूरत नहीं है। आप अपने आप में अपने आप को बेहतर बनाइए, इम्प्रूव कीजिए। बिल्कुल ऐसी आवश्यकता नहीं कि दूसरे से निरंतर अपने आप को कंपेयर करें। यदि आपकी जेठानी में ये टेंडेंसी है और आप भी उसको रेसिप्रोकेट करेंगी, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपस में मन मुटाव और ये प्रॉब्लम जो है बढ़ती चली जाए। आप अपने आप में संतुष्ट रहना सीखिए, अपने आप में खुश रहना सीखिए। ज़्यादा परेशानी महसूस होती है तो कोई हार्म नहीं है कि आप एक बार उनसे बैठ के खुल के बातचीत कर लीजिए, अपनी जेठानी से डिस्कस कर लीजिए सारे इश्यूज़ को। हो सकता है कुछ हद तक म्यूचुअल जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं वो भी रिजॉल्व हो सके, और यदि वो चीज़ें उतनी एडिक्वेटली हेल्पफुल नहीं भी रहती तो कम से कम आपके लिए ज़रूरी है कि आप अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट को इम्प्रूव करिए और अपने आप को समझिए। चलिए, तो खुद को किसी के साथ कंपेयर करने से बेहतर होगा श्वेता जी कि आप खुद को इम्प्रूव करने की कोशिश कीजिए। अपनी क्वालिटीज़ को तो पहचानिए, लेकिन साथ साथ ये भी जानिए कि आपकी वीकनेसेस कहाँ पर है और आप उन्हें किस तरह से आगे सुधार सकती हैं ज़िंदगी में। अभी बात करेंगे मोना के साथ, जिन्होंने फरीदाबाद से हमें कॉल किया है। जी मोना। हेलो। वेल मैम, गुड आफ्टरनून मोना। गुड आफ्टरनून मैम, कैसी हैं आप? बताइए। बहुत बढ़िया हूँ, आप बताइए कैसी हैं आप? मैडम मैं बढ़िया हूँ। मैम मेरा क्वेश्चन ये है कि मुझे अपने ही अंदर जेलसी की फीलिंग होती है। अपने ही अंदर जेलस फील होता है, किन बातों को लेकर? पता नहीं मैम, मेरे पास किसी चीज की कोई कमी नहीं है, लेकिन पता नहीं फिर भी क्यों मेरे अंदर एक जेलसी की फीलिंग होती है। किसी से भी कंपैरिजन अपना करती रहती हूँ, जबकि मैं बेस्ट हूँ, फिर भी मैं दूसरों से इंफीरियर फील करती हूँ। उम्र कितनी है आपकी? तो मैं इसके लिए मैम से बात करना चाहती थी कि ऐसी फीलिंग क्यों है और इसके लिए मैं क्या करूं कि मैं अपने आप को ठीक करूं। चलिए, आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि कैसे खुद के अंदर की जेलस को आप कम करें, लेकिन सबसे पहले अपनी एज बताइए। मेरी 30 इयर्स। 30 इयर्स की हैं, बहुत बड़ी नहीं है, काफी यंग है मुझे लगता है अभी। और ये इन्होंने खुद ही बहुत ऑनेस्टली कहा कि खुद से इन्हें जलन फील होती है, सामने वाले से इंफीरियर फील करती हैं। क्या कर सकती हैं अभी? एग्जैक्टली जेलसी जैसा इन्होंने भी कहा है, बड़ा एक इंट्रिंसिक सेल्फ एक्सपीरियंस इमोशन ही होता है। ज़्यादातर लोग अपने आप में चिढ़न कुढ़न महसूस करते रहते हैं। ज़रूरी नहीं है कि वो बाहर वाले को, सामने वाले को जता रहे हों या दिखा रहे हों। तो जैसा इनके साथ हो रहा है, इनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कहीं ना कहीं इनको समझने और जूझने की ज़रूरत है अपने अंदर सेंस ऑफ इनएडिक्वेसी से। ये जो अपने अंदर कहीं अपने आप को शायद इनएडिक्वेट समझती हैं, इनकम्प्लीट समझती हैं, शायद कोई कमी है मेरे अंदर, कोई कमी पेशी है। यानी हम बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं कि मेरे पास क्या नहीं है, मेरी क्या लिमिटेशन है, मेरी क्या वीकनेस है, और एट द सेम टाइम दूसरे के पास वो चीज़ है। अलग अलग लोगों के पास अलग अलग चीज़ें होंगी। ऐसा नहीं है कि आप एक ही पर्टिकुलर इंडिविजुअल से जेलस फील कर रहे हो। आप किसी चीज़ के लिए किसी व्यक्ति से जेलस फील कर सकते हैं, किसी और कमी को लेकर के किसी और व्यक्ति से अपने आप को कंपेयर कर रहे हो सकते हैं। सो इन दैट सेंस यू कैन ऑलवेज सी कि हर दूसरा व्यक्ति, कोई भी अपने आप में कंप्लीट नहीं है। सभी में कुछ ना कुछ कमी है, कुछ ना कुछ अच्छाई है। सो इज़ विद यू, आपके साथ भी उसी तरीके से है। कुछ अच्छाइयाँ हैं, कुछ कमियाँ हैं। बिल्कुल आवश्यकता नहीं है मिनट मिनट में या हर छोटी छोटी चीज़ पे आप अपने आप को दूसरों से कंपेयर करें या अपने आप को छोटा महसूस करें। अपने आप को एडिक्वेट और कंप्लीट फील करने की कोशिश कीजिए। दूसरी चीज़ ये है कि आप लिखिए अपने जितने इमोशंस हैं, जितनी ईर्ष्या की भावनाएं हैं, चीज़ें हैं, उनको डिटेल में लिखिए। जो जो भी इमोशंस आपके मन में गुजर रहे हैं, अपने आप को लेके हीन भावनाएं आ रही हैं, उनको लिखिए, खुल के लिखिए, और फिर उसको रैशनलाइज कीजिए, तर्क दीजिए कि इस चीज़ को लेकर इस तरह की भावना मेरे मन में क्यों है। और अपने आसपास कम से कम 10 लोगों से कंपेयर करके देखिए कि अगर आपके पास 5 अच्छी चीज़ें हैं तो उनमें से कितने लोगों के पास वो 5 अच्छी चीज़ें हैं। शायद 1-2 के पास हो, बाकी लोगों के पास बहुत कुछ ना हो जो आपके पास है। आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट अपने आप इंप्रूव होगा और पॉजिटिव थिंकिंग इनिशिएट होगी। चलिए, तो मोना जी, फील एडिक्वेट इन योरसेल्फ, अपनी क्वालिटीज़ को पहचानिए, लिखने की आदत डालिए, एक डायरी बना लीजिए जिसमें आप अपनी रोज़मर्रा के कामों को लिखें, अपने इमोशंस को लिखें कि आप अब कैसा फील कर रही हैं। तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे जो ये ईर्ष्या की भावनाएं खुद से या जलन फील करती हैं आप, कम होने लगेगा। अभी बात करेंगे मीनाक्षी के साथ, जिन्होंने दिल्ली से हमें कॉल किया है। जी मीनाक्षी। हेलो। हेलो जी मीनाक्षी जी, गुड आफ्टरनून, बताइए। मैम, मेरा सवाल है कि मेरी भाभी हैं, मतलब एक ही भैया हैं, तो उनकी हमने मैरिज करी, थोड़ी लेट हुई है जी। तो मतलब हम उनको एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा है उनसे हमें। तो भाभी से एक्सपेक्टेशन ज्यादा है आपकी? वैसे नहीं है कुछ भी जी, मगर बस यही क्रेज बहुत ज्यादा है। ओके। वैसे आप कितने साल की हैं, कितनी उम्र है आपकी? हेलो। हेलो, आई एम 32 इयर्स। जी,
मैं 32 साल की हूँ। 32 साल की हैं। कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं है आपके घर में, सिर्फ आपको एक्सपेक्टेशंस ज्यादा है अपनी भाभी से। क्या वो उन पे खरी उतर रही हैं? नहीं, यही पूछना है कि हम जो भी उन्हें समझाते हैं ना, वो बिल्कुल भी हमारी बात नहीं सुनती हैं। और आपकी भाभी की क्या उम्र होगी? उनकी 28 इयर्स है। 28 इयर्स। आप मैरिड हैं, शादीशुदा हैं आप? जी। ओके, ये शादीशुदा हैं। इन्होंने कहा कि एक ही भाई है इनका बड़ा, उनकी लेट मैरिज हुई है, तो इनकी अपने भाभी से एक्सपेक्टेशंस थोड़ी ज्यादा हैं जिन पर वो खरी नहीं उतर पा रही हैं। तो क्या कर सकती हैं अभी ये? जैसा इन्होंने कहा, इन्होंने अपने आप ही एक टर्म यूज करी, एक्सपेक्टेशन। जी। एक्सपेक्टेशन जो है वो एक सब्जेक्टिव थॉट प्रोसेस है कि आप दूसरे से क्या अपेक्षा कर रहे हैं, यानी ये अपेक्षाएं जो हैं वो पूरी तरह से आपकी हैं और आपकी अपनी हैं। फिर आपने खुद ही ये कहा कि हमें बहुत ज़्यादा अपेक्षाएं हैं, तो ज़्यादा अपेक्षाएं हो सकता है अनरियलिस्टिक भी हों कुछ अपेक्षाएं, कि हम नई नई बहू घर में आई हैं, बहुत सारा हम एक ड्रीमी अंदाज में या फिल्मी अंदाज में इमेजिन करके रखते हैं कि शी विल बी जस्ट एन आइडियल बहू, जैसा हम बताएंगे वैसा पहनती होंगी, हर समय से उठेंगी, समय से खाना बनाएंगी, सबको हर वक्त ध्यान देंगी, सबकी नीड्स को अटेंड करेंगी। हो सकता है एज एन इंडिविजुअल, एज अ व्यक्ति या उनका जो व्यक्तित्व है उस तरह से उतना ज़्यादा रिफाइंड ना हो। और ये भी कहीं हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा, अगर कोई नई बहू आई है उसे भी नए परिवार में एडजस्ट होते होते, कामों को सीखते सीखते, रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझते समझते कुछ समय लगता है। अगर तुरंत शुरू में ही हम बहुत सारी अपेक्षाएं उन पर डाल दें जिन पर वो खरी ना उतर रही हों, तो आपस में लड़ाई झगड़ा, नोक झोंक, तनाव की पॉसिबिलिटीज बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि पहले आप लोग भी एज अ परिवार उन्हें थोड़ा सा और एडजस्टमेंट के लिए समय दीजिए, स्कोप दीजिए, स्पेस दीजिए, उनको भी समझिए, उनकी मानसिकता को भी समझिए। मैच्योरिटी लेवल भी व्यक्ति जो है थोड़ा सा वेरी करता है। कुछ लोग काफ़ी मैच्योर होते हैं और तुरंत नए घर में आते ही दूसरे लोगों की, परिवार वालों की नीड्स को ध्यान देने लगते हैं। कुछ लोग थोड़ा सा एक अपने हिसाब से समय लेते हैं और धीरे धीरे समझते हैं इन चीज़ों को। सो ये भी आपको समझना ज़रूरी है कि उनका अंडरस्टैंडिंग के लेवल ऑफ मैच्योरिटी क्या है। एंड एट द सेम टाइम अगर आप रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रख के धीरे धीरे स्पेस दे के उन्हें अपनी उम्मीदें बताएंगे, परिवार की नीड्स को एक्सप्रेस करेंगे, तो आई एम श्योर उनके पार्ट पे भी एक एफर्ट आएगा जो बना रहेगा, निरंतर बना रहेगा। एंड एट द सेम टाइम इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लोग सब भी उन्हें वर्ड्स ऑफ एप्रिसिएशन खूब दें। जब उन्होंने खाना बनाया, कुछ थोड़ा सा अच्छा बना, कोई चीज़ करीब बनाई, किसी के लिए कुछ एफर्ट किया, कुछ अच्छा था, किसी को कुछ गिफ्ट दिया, वो बेशक आपको बहुत ज़्यादा पसंद ना भी आए, पर आप लोग एक वर्ड्स ऑफ एप्रिसिएशन यूज़ करने की एक आदत डाल सकते हैं उनके साथ, ताकि उन्हें अपनापन महसूस हो, अच्छा महसूस हो और आगे वो अपनी तरफ से और एक्स्ट्रा बेहतर एफर्ट आप लोगों के परिवार के प्रति करने की कोशिश करती रहे। चलिए, तो एक्सपेक्टेशंस यानी अपेक्षाएं रखिए किसी भी इंसान से, लेकिन रियलिस्टिक होनी चाहिए, अनरियलिस्टिक नहीं, जिन पर वो सामने वाला खरा ना उतर पाए या फिर ना उतर सकता हो। अभी वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, तो कहीं मत जाइए, हम अभी हाजिर होते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग कॉल फॉर केयर। जब कभी भी हमें अपने आसपास सिर्फ नेगेटिव थॉट्स ही दिखाई देते हैं, हमारे पूरे सराउंडिंग्स नेगेटिव हो जाते हैं और हम सामने वाले की बात को, सामने वाले के नज़रिए को समझने की कोशिश ही नहीं करते। अक्सर ऐसा बड़े लोगों के साथ भी होता है कि सिर्फ अपनी बात को सही कहना। कभी कभी जब वो बच्चों की बात नहीं सुनते तो फिर बच्चों को भी ऐसा लगता है कि बड़े हमारी बात क्यों नहीं सुन रहे, और यहाँ पर भी जलन फैक्टर आ जाता है, ईर्ष्या आ जाती है, द्वेष आ जाता है। तो जब सामने वाले के नज़रिए को समझने की कोशिश की जाएगी, द मोमेंट यू स्टार्ट लिसनिंग टू द अदर पर्सन, आपको ऐसा कुछ फील होगा ही नहीं, और ये सारे शब्द आपसे कैसे दूर हो जाएंगे, आपकी जिंदगी से बाहर निकल जाएंगे, आपको खुद भी पता नहीं चलेगा और आपके अंदर एक बहुत अच्छी सी फीलिंग डेवलप हो जाएगी। वैसे क्या कहेंगे आप इसके बारे में कि अगर सामने वाला किसी से जलन फील कर रहा है? बहुत सारे कॉलर्स ने भी हमसे सवाल किए कि ये पर्सन मुझसे जलन फील करता है, या फिर हमने भी पूछा कि क्या रीजंस हैं, लेकिन तरीका तो यह है कि उसे कैसे सॉल्व किया जाए। द मेन मैटर इज दिस। तो किस तरह से जलन को दूर किया जाए? देखिए नमिता, सब लोगों को ये समझने की ज़रूरत है कि हमारी ज़िंदगी में मल्टीपल डोमेन्स होते हैं। जैसे कि हर व्यक्ति का एक हेल्थ का स्टेटस अभी कैसा चल रहा है, इकोनॉमिक स्टेटस कैसा चल रहा है, एकेडमिक ग्रोथ, एजुकेशन कैसी चल रही है, करियर कैसा चल रहा है, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स कैसे चल रहे हैं, मैरिटल लाइफ कैसी चल रही है, एंड लॉट ऑफ दोज वेरियस डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ एंड सोशल रेप्यूट ऑफ कोर्स, ये सारी चीज़ें होती हैं। हर व्यक्ति के लाइफ में एक समय पर कुछ स्पेसिफिक डोमेन्स में चीज़ें बहुत अच्छी चल रही होती हैं और कुछ डोमेन्स में चीज़ें बहुत बढ़िया नहीं चल रही होती हैं, एंड दैट हैपेंस विद एवरीबॉडी। सो एवरी पर्सन हु स्टार्ट्स कंपेयरिंग oneself with the other person, वो अपनी ज़िंदगी के कुछ लिमिट, जो जिन एरियाज या डोमेन्स में कुछ लिमिटेशंस हैं, उनके बेसिस पे अपना कंपैरिजन दूसरे व्यक्ति से कर रहा हो सकता है।
हो सकता है दूसरे व्यक्ति के बाकी कुछ और डोमेन्स में चीज़ें अच्छी ना चल रही हों। यानी जैसे किसी के मान लीजिए फाइनेंशियली बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है, इकोनॉमिकली बहुत वेल सेटल्ड है, लेकिन हेल्थ प्रॉब्लम्स हो, मल्टीपल हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकता है हमें ना हो वो हेल्थ प्रॉब्लम्स। वी कैन फील वेरी वेरी एडिक्वेटली हैप्पी विद दैट कि हमारी कोई हेल्थ प्रॉब्लम्स नहीं है, कुछ दिक्कतें नहीं है, भले ही हम इकोनॉमिकली उससे थोड़े से पीछे हों कहीं, या करियरिस्टिकली ग्रोथ में कुछ पीछे हों, या अचीवमेंट के लेवल्स पे थोड़े से पीछे हों। तो ये समझना बहुत ज़रूरी होता है किसी भी व्यक्ति को रैशनलाइज करना, ना मेरे लाइफ के सारे डोमेन्स परफेक्ट हैं एट एनी गिवन पॉइंट इन टाइम, ना किसी दूसरे व्यक्ति के। अगर मेरे पास कुछ अच्छा है तो दूसरे व्यक्ति के पास भी कुछ अच्छा है, मेरी लाइफ के डोमेन में भी कुछ लिमिटेशंस हैं तो दूसरे के व्यक्ति के लाइफ में भी कुछ और तरह की कमियां हैं, कुछ और तरह की लिमिटेशंस हैं जिससे वो भी जूझ रहा है। सो देयर इज नो पॉइंट कंपेयरिंग वन सेल्फ विद द अदर एट एनी गिवन पॉइंट इन टाइम। सेकेंडली, हमें अपने सेल्फ डाउट से जो ग्रैपल करने की ज़रूरत होती है, अपने आप में सेंस ऑफ इनएडिक्वेसी से ग्रैपल करने की जो ज़रूरत होती है, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम लिखें। अगर इमोशंस बहुत ओवरवेलमिंग हो रहे हैं तो रेगुलरली उनको लिखें और समझने की कोशिश करें कि ये इमोशंस क्यों आ रहे हैं, और उसका तर्क दें कि मैं इससे इस फलां व्यक्ति से अपने आप को कंपेयर करके छोटा पा रहा हूँ, या अपने आप में ये लिमिटेशन देख रहा हूँ, पर मुझ में खूबी क्या है जो दूसरे व्यक्ति में नहीं है, मुझ में क्या पॉजिटिव है। इस तरह से यदि अपने सेल्फ डायलॉग इनिशिएट करें, चाहे लिख कर चाहे अपने आप में मन में स्वतः सोच कर, तो हम धीरे धीरे ये पाएंगे कि हम इस तरह के इरैशनल या नेगेटिव थॉट प्रोसेस को रिफ्यूट कर सकते हैं, हटा सकते हैं, और पॉजिटिव थॉट प्रोसेस रिप्लेस कर सकते हैं। तो अपने आप ये जेलसी, कंपैरिजन, ये जैसे जो बहुत ट्रिवियल थॉट प्रोसेसेस हैं, ये अपने आप साइडलाइन हो जाते हैं, हट जाते हैं। Exactly. तीसरी चीज जो है, ऑब्वियसली अगर किसी व्यक्ति विशेष से आपको जेलसी हो रही है तो एट सम पॉइंट इन टाइम आप इनिशिएटिव लेके कोशिश कीजिए कि बैठ के आमने सामने कुछ बातें की जा सके ताकि क्लैरिफिकेशंस हो सके, क्योंकि कभी कभी वो एक्चुअली जेलसी से ज्यादा कुछ तरह का कोई चिड़न किसी और चीज को लेकर के मन में कोई फ्रस्ट्रेशन है जो अननेसेसरी कंपैरिजन का फॉर्म लेती जा रही होती है और हम परेशान होते जा रहे होते हैं। चलिए डॉक्टर प्रतिभा, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि किस तरह से हम जेलसी को दूर कर सकते हैं रिश्तों से। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।